नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर म्यांमार में तख्ता पलट कैसे हुआ और उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि आज बात हो रही म्यांमार की, तो इसलिए म्यांमार के तख्ता पलट से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि म्यांमार की बात की जा रही है तो थोड़ा सा म्यांमार के भूगोल के बारे में देख लेते हैं, उसकी बाउंड्रीज वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। इतिहास की ओर भी थोड़ा सी चीज़ें जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि किसी देश की बात हो रही है, मौका मिला है, तो चलिए आइए देखते हैं कि थोड़ा सा म्यांमार के भूगोल की भी चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, किसी देश को पढ़ने के पहले सबसे पहले उसके आसपास की वाटर बॉडीज़ को देखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बाउंड्री को देख लेता हूं किस देश के साथ सीमा बनाता है। सीमा की बात करेंगे तो भारत मतलब कि म्यांमार सीमा बनाता है चीन के साथ, चीन के बाद लाओस, लाओस के बाद अगर आप देखेंगे थाईलैंड के साथ सीमा बनाता है। इस तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर आप देखेंगे तो भारत है। इतने देशों से ये सीमा बनाता है। लेकिन चूंकि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ये एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो भारत के जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब आसपास के देश जो मैंने आपको बताए हैं, इनके आप वाटर, वैसे मैंने बताया ना कि आसपास के जो देश, लाओस, चीन की राजधानियां वगैरह भी आप याद कर लीजिए। जैसे चीन की आप देखेंगे, चीन की बीजिंग है, लाओस की वियंतियाने है, थाईलैंड की बैंकॉक है, बांग्लादेश की ढाका है, भारत की न्यू दिल्ली, आप जान ही रहे हैं। तो ये हो गई बातें जो मैंने बताई। अब थोड़ा सा आते हैं आसपास की वाटर बॉडीज के बारे में जिक्र करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर, मतलब कि कोई लैंड लॉक कंट्री तो है नहीं। लोकेशन की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया का यह देश है, जिसमें इस देश के नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा अंडमान सागर। अंडमान सागर ये पूरा अरब सागर है, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अंडमान सागर। ये पूरा बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर उसके पास में आपको दिखेगा, अंडमान सागर के पास में एक और खाड़ी दिखती है, इसको बोलते हैं मर्तबान की खाड़ी। ये क्या है? मर्तबान की खाड़ी। चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से ही थाईलैंड भी इसके पैरेलली इस तरीके से है, इसलिए यहाँ पर थाईलैंड की खाड़ी है तो, लेकिन उससे सीमा म्यांमार नहीं बनाता है। पास में ही है लेकिन सीमा में नहीं बनाता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर मलय प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो मलय प्रायद्वीप के पास में यहाँ पर देखेंगे तो एक स्थल संधि, जिसको बोलते हैं क्राकी स्थल संधि। चूंकि ये म्यांमार की मुख्य भूमि से नहीं है लेकिन पास में ये क्राकी स्थल संधि है। तो ये हो गई बातें। अब थोड़ा सा हम इसके फिजिकल फीचर के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या म्यांमार में भौगोलिक विशेषताएं म्यांमार की क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें, यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो इरावदी नदी है। इरावदी नदी की बात करेंगे तो ये आप देखें तो उत्तर के क्षेत्र से बहती हुई लगभग उत्तर से दक्षिण तक पूरे म्यांमार को ये कवर करती है और इसके किनारे कई सारे प्रमुख शहर स्थित है, जिनमें 2 प्रमुख हैं। एक है मांडले, दूसरा है यंगून। यंगून पहले रंगून नाम था, अब यंगून हो गया है। क्योंकि मांडले और यंगून, तो आप मांडले वगैरह का जिक्र, आप मांडले हो गया, रंगून हो गया, भारतीय इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो इन 2 जगहों पर आप बहुत जिक्र सुनते रहते होंगे। मांडले जेल की चर्चा होती है, मांडले जेल, और यंगून रंगून की भी चर्चा होती है, रंगून रेडियो, इन सब की चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गई बातें इरावदी। इरावदी की एक सहायक नदी चिंडविन नदी है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी प्रमुख नदी, इरावदी नदी गिरती अंडमान सागर में है। दूसरी प्रमुख नदी जिसको हम बोलते हैं साल्विन नदी, साल्विन नदी भी काफ़ी फेमस है, जो म्यांमार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है, जो गिरती है मर्तबान की खाड़ी में। तो साल्विन नदी कहाँ गिरती है? मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। इसके ऊपर थोड़ी दूरी पे आप देखेंगे तो मेकॉन्ग नदी भी आपको दिख जाएगी। ये हो गई बातें नदियों की। अब थोड़ा सा आयत देखते हैं कि आखिर कौन कौन से उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से यहाँ पर भौगोलिक विशेषता। नदी मैंने बता दी। अब थोड़ा सा आयत देखते हैं कौन से पर्वत पठार है, कैसा आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको, जब पहली नज़र में जब आप म्यांमार को देखेंगे मैप पर, तो आपको किस तरीके का दिखेगा, उसकी बात करते हैं। तो म्यांमार को जब पहली नज़र में देखेंगे तो आपको दिखेंगे पर्वत पहाड़ और बीच का हिस्सा आपको दिखेगा जैसे नदी के द्वारा बहाया गया और मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। चूंकि म्यांमार का कुछ बता दूं कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी म्यांमार से पश्चिम म्यांमार। तो आइए देखते हैं, जो पश्चिम म्यांमार है ये ऊंचा है, उसके बाद में बीच की ओर है वैली। वैली है जो इरावदी नदी और साल्वी नदी के द्वारा बनाई गई वैली है। वैली के बाद में यहाँ पर फिर हिस्सा पठारी दिखता है। तो अगर जो आप म्यांमार को लीजिए, म्यांमार को, और उसको हाथ पे रखिए तो सबसे पहले आपको यह हिस्सा ऊंचा दिखेगा, उसके बाद में बीच में क्या दिखेगा? बीच में आपको दिखेगी घाटी, जो बनाई गई है किसके द्वारा? इरावदी और साल्वी नदियों के द्वारा बनाई गई। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर पठार आपको दिखते हैं। पठार में जैसे सान पठार है, वो यहाँ पर किस तरफ है? तो सान पठार आप देखेंगे तो पूर्वी म्यांमार की तरफ पड़ता है।
पर्वत जो मैंने बताए हैं कि इस तरफ पर्वत दिखते हैं जो हिमालय के एक्सटेंशन या पूर्वांचल का पार्ट है। इनमें कौन कौन से पर्वत हैं उनमें भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। भारत में इस संदर्भ में भी हम इन पर्वतों की चर्चा करते हैं और हमें मिलते भी हैं और आप पढ़े भी होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो नागा पर्वत है, नागा पर्वत के बाद आप देखेंगे तो चिन पर्वत है, चिन के बाद अराकानयोंगा, फिर पेंगू योमा, ये सारे हैं। और एक थोड़ा सा ये आप देखेंगे जो लोअर बर्मा है या लोअर म्यांमार है, इसमें देखेंगे ये इस वाले हिस्से में तो तेनासेरिम पहाड़ियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तेनासेरिम पहाड़ियां कहाँ है? म्यांमार में ही है तेनासेरिम पहाड़ियां। तो ये हो गई बातें पर्वत पठार की। पठार फेमस सान पठार, और इधर मैंने बताया ना कि इधर नागा, चिन, अराकान योमा ये सब फेमस पर्वत हैं। तो अगर जो हम भौगोलिक विशेषताओं को देखते हुए अगर जो हम बांटें म्यांमार को तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। वैसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि किस तरीके से भारत को नहीं पढ़ते हैं कि भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र सब पढ़ते हैं। तो इस तरह इसको अगर हम पढ़ने की दृष्टि से बांटे तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और पूर्व का पठारी क्षेत्र। तीनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो भूगोल आपको क्लियर हो गया होगा म्यांमार का कैसे कैसे। मानसून की बात करेंगे तो हल्का सा आप देखें तो ये वाला हिस्सा आप बिल्कुल जैसे बांग्लादेश का मानसून है, लगभग उसी तरीके से यहाँ का भी क्लाइमेट आपको दिख जाता है। लोकल स्तर पर भी देखें तो कई सारी पर्वत पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर देखें तो इस वाले हिस्से में देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होती है। इस वाले हिस्से में, पर्वत के इस तरफ हिस्से में थोड़ा ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि इस तरफ से जब मानसून आता है तो इससे में थोड़ा ज़्यादा बारिश हो जाती है। खैर हम म्यांमार का मानसून तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम थोड़ा सा बेसिक फिजिकल फीचर की बात कर रहे हैं ताकि जो परीक्षा की दृष्टि से आएँ और आप उनको कर लें। तो ये हो गई बातें। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई म्यांमार की जो प्रमुख चीज़ें जो मैंने थी बता दी। अब आइए थोड़ा सा इतिहास का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर कई सारे वंशों ने यहाँ पर शासन वगैरह किया है, लेकिन चूंकि ब्रिटिश काल की यहाँ पर जो कह सकते हैं वो 1826 में यहाँ पर आंग्ल बर्मा के युद्ध के समय में अंग्रेजों का मतलब आंशिक रूप से यहाँ पर कुछ हिस्सों में अधिकार हो जाता है। तो अब चूंकि यहाँ के अब इसके बारे में स्पेशल वीडियो मैंने आंग्ल म्यांमार संबंध के बारे में इतिहास में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में इस पर वीडियो बना रखी है। आप लोग उसमें देखेंगे तो आपको विस्तृत रूप से जानकारी आपको मिल जाएगी। आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली, यानडबू की संधि वगैरह सब उसमें मैंने बताया। आप लोग देखिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पास में आप देखें तो अंग्रेजों का आंशिक अधिकार हो गया, क्योंकि उस युद्ध में बर्मा की हार हुई। उसके बाद में 1886 में उसके बीच में कई सारे युद्ध लड़े गए, यानडबू की संधि हुई। उसके बाद में देखेंगे तो 1866 में संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, संपूर्ण अधिकार हो गया और इसको क्या कर दिया गया, भारत का एक राज्य बना दिया गया। पहले एक स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन बार बार यहाँ पर देखें तो इस वाले हिस्से में कई बार ये बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार यहाँ के राजा कर लेते थे, या किसी तरीके से यहाँ पर अंग्रेज बसे हुए थे उनको परेशान करते थे। इस वजह से आगे चल करके कार्रवाई की गई इनके ऊपर और पूरे बर्मा को भारत का हिस्सा बना लिया गया। फिर आगे चल करके जब हम देखेंगे तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कब हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और इस अलग करने के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्वतंत्र हो गया, अलग राष्ट्र बन गया, लेकिन वो भारत मतलब ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही था। भारत से अलग किया गया किंतु एक राष्ट्र मतलब अलग एक राष्ट्र बना, किंतु ब्रिटिश सरकार के अधीन ही था। जिस तरीके से भारत था ब्रिटिश सरकार के अधीन, उस तरीके से ये भी था। आगे चल करके इसमें नेता का नाम आता है आंग सान का, जिनके कह सकते हैं जिस तरीके से भारत में गांधी जी का योगदान है, उसी तरीके से ब्रिटेन से आज़ादी के लिए बर्मा में जो योगदान आप देखेंगे वो आंग सान का। इन्होंने एक आंदोलन वगैरह चलाए और इसकी वजह से आप देखेंगे तो 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र होता है, ब्रिटेन से उसको आज़ादी मिलती है। लेकिन आंग सान की 1947 में ही कुछ कह सकते हैं राजनीतिक संगठनों ने, राजनीतिक गुटों ने उनकी हत्या स्वतंत्रता के 6 महीने पहले ही कर दी थी। तो आंग सान के सहयोग से ये स्वतंत्रता मिली थी और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इन्हीं की बेटी है जिनको बोलते हैं आंग सान सूकी, तो उनका भी अभी हम बात आगे हम करेंगे, उनका भी जिक्र आगे होगा। तो अब 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली आंग सान के सहयोग से। इनको म्यांमार का राष्ट्रपिता कहते हैं आंग सान को। आगे चल करके कई लंबे समय तक यहाँ पर देखें मिलिट्री शासन वगैरह ये सब रहता है।
जुंटा मिलिट्री का नाम भी आता है। लेकिन 1989 में यहाँ पर कई सारे बदलाव हुए, जिसमें बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार रखा गया, रंगून का नाम चेंज करके रंगून रखा गया। 1911 में यहाँ में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद की कहानी हुई, कई चुनाव वगैरह भी हुए, लेकिन जो वर्तमान संदर्भ में जो चुनाव 1920 में नवंबर के महीने में होते हैं, वह विवाद उसी पर है। उसी पर मेरा एक खास वीडियो भी है। तो 2011 में लोकतंत्र की स्थापना तो हो जाती, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो वहाँ पर भी लोकतंत्र के खत्म कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है वहाँ की स्थिति, तख्ता पलट हुआ कैसे। नवंबर 2020 में यहाँ पर चुनाव किए गए, जिसमें जीत मिली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को। यहाँ पर बहुमत मिला, जिसमें 498 में से 396 सीटें मिली। किसको? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को। चूंकि एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो बर्मा में सिचुएशन ये है कि, या म्यांमार कहें तो आधुनिक म्यांमार में सिचुएशन ये है कि वहाँ के संविधान के अनुसार वहाँ की 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। जहाँ पर सेना के प्रमुख जो सेवारत हैं या जो उन्हीं के लिए कह सकते हैं, वही उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित रखी गई हैं, ये याद रखेगा। किस देश में? म्यांमार में। अब जब ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को बहुमत मिला तो अब आगे चल करके अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन सेना को इससे इनकार था। सेना का कहना था कि ये चुनाव जो हैं वो पारदर्शी तरीके से नहीं हुए, इनमें घोटालेबाजी है, इस तरीके से चीज़ें आई कि मतलब यहाँ पर धांधली वगैरह की गई। सेना का नतीजों से इनकार हो गया कि मतलब हमें नतीजे नहीं मंजूर हैं। उन्होंने सेना ने चुनाव आयोग से बोला कि आप इन पे जांच कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने इनकार किया। अब आंग सान सू की पार्टी थी। अब 1 फरवरी 2021 को सेना ने खैर पहले बोल दिया था कि अगर जो आप इस पर कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम सत्ता अपने हाथों में ले लेंगे। तो इस वजह से 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, जिसमें जितने भी प्रमुख नेता थे, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मतलब जितने भी प्रमुख नेता हैं, आंग सान सू की वगैरह, सबको इनको गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें ऐसी आई जिस टाइम ये चल रहा था, तो उसमें खबरें आई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी कर ली गई और उसके बाद में पूरे देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगा दिया गया। सिचुएशन ऐसी बनी कि आप देखेंगे रंगून की सड़कों पर, जिसकी राजधानी नायपीटाऊ है, वहाँ पर भी देखें तो कई ज़्यादा भीड़, कह सकते हैं ना, जब कोई ऐसी कोई घोषणा होती है कि मतलब देश में आप कल से आप मूवमेंट वगैरह इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इस वजह से जनरल स्टोर वगैरह, घरेलू वस्तुओं, आवश्यक चीज़ों के लिए क्या है, दुकानों पर भीड़ वगैरह देखने को मिली। और जितनी भी नेटवर्क क्षेत्र को, मतलब कह सकते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क थे, इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिए गए इस वजह से। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस सिचुएशन में, अभी के टाइम पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के प्रमुख नेता आंग सान सू की को नहीं कहते हैं, इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जो और थे इनके साथ में, उनको धीरे धीरे रिहाई की जा रही है। लेकिन अभी 1 साल के लिए सत्ता सेना के पास है। 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगाया गया और सत्ता के जो प्रमुख हैं, जो सेना के प्रमुख हैं, मिन आंग लैंग, ये सेना के प्रमुख हैं, इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। और ये क्या है, इस समय सेना म्यांमार के सर्वेसर्वा बने हुए हैं, तो ये सत्ता इसमें इनके हाथ है, ये सेना के प्रमुख हैं। अब इसमें अलग अलग जगहों पर देखें तो भारत का स्टैंड क्या है, भारत ने भी कड़ी निंदा कह सकते हैं किया है। और चूंकि भारत के साथ सहयोग की बात करेंगे तो सितवे बंदरगाह यहीं पर पड़ता है, जो रखाइन बेसिन है, रखाइन का क्षेत्र ये इस साइड में, यहीं पर सितवे बंदरगाह, इसमें भारत के साथ में कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है, कहें कि भारत के समझौते वगैरह सितवे बंदरगाह को लेकर के हुए हैं। अब बात आती है कि जो आंग सान सू की है, इनका क्या करियर रहा है। करियर की बात करेंगे तो इन्होंने कई लंबे अरसे तक इन्होंने वहाँ के मिलिट्री शासन के खिलाफ कह सकते हैं कि आंदोलन वगैरह चलाए थे। इसको लेकर के 1991 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। खैर इनकी आलोचना भी हुई है। इनकी आलोचना हुई जब अभी कुछ वर्षों पहले जब रोहिंग्या की बात आई, तो रोहिंग्या पर कहते हैं कि मिलिट्री ने वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अत्याचार रोहिंग्या पर किया। रोहिंग्या दरअसल बता दूं कि रखाइन क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश के बॉर्डर टच करता हुआ ये वाला हिस्सा, अराकान युमा के पास का हिस्सा, इसको बोलते हैं रखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है और ये इस एरिया में कहते हैं कि सेना के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए गए। जब अत्याचार किए जा रहे थे तो आंग सान सू की ने किसी तरीके की कोई उन पर कह सकते हैं कि सेना का उस टाइम भी बचाव कर रही थी और उन्होंने इस पे ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, तो इनकी आलोचना भी देखने को मिली। अब इस समय जब आपातकाल की घोषणा की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि उनके ऊपर कई सारे सेशंस लगाए जाएंगे, मतलब कई सारे उनके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाए जाएंगे। तो जब प्रतिबंध वगैरह लगाए जाएंगे, खैर उनको कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, प्रतिबंध वगैरह पहले भी ऐसी चीज़ें हो भी चुकी हैं। तो ये रही तख्ता पलट म्यांमार में। तो उम्मीद करता है आप समझ में आ गया होगा म्यांमार का भूगोल। मैंने इसको आप चाहे तो मैप वगैरह बना लीजिए, मैप बना लेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको पढ़ना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोको द्वीप मैंने लिखा हुआ है, ये कोको द्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा, कोको द्वीप जो है वो
म्यांमार का हिस्सा। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में कोको चैनल है। कोको चैनल अर्थात भारत और म्यांमार के बीच में एक कह सकते हैं बॉर्डर लाइन कोको चैनल भी है। इसको याद भी रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में तुरंत पूछ लिया जाए कोको चैनल वगैरह। ये देख रहे ना, ये इसी अराकान योमा का एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार। आइए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।